विभा रसोई में भरवा भिंडी और अरहर की दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। भरवा भिंडी उसके बेटे तपन को पसंद थी और अरहर की दाल की शौकीन उसकी बहू सुषमा थी। इसलिए सुषमा के लाख मना करने पर भी वो रसोई में आ ही गई। सुषमा और तपन को अपने एक मित्र के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जाना था और उसके लिए उपहार भी खरीदना था, सो दोनों घर से जल्दी निकल पड़े। जाते जाते सुषमा बोली, माँ जी, ज्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा आराम भी कीजिए। विभा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उनके जाते ही दरवाजा बंद कर दोबारा अपने काम में लग गई। जल्दी ही उसने सब कुछ बना लिया। दाल में छौंक भर लगाना बाकी था। कुछ थकान महसूस हुई तो उसने कॉफी बनाने के लिए पानी उबलने को रख दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही विभा ने दरवाजा खोला, सुषमा आधी की तरह अंदर घुसी और सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। विभा अवाक खड़ी देखती ही रह गई। सिर झुकाए धीमी चाल से चलता तपन भी पीछे पीछे आया। उसका भावहीन चेहरा देख कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। विभा पिछले महीने ही तो यहाँ आई थी। इस दौरान में ही बेटे बहू के बीच चल रही तनातनी का अंदाजा उसे कुछ कुछ हो गया था। फिर भी जब तक बेटा अपने मुंह से ही कुछ न बताए, उसका बीच में दखल देना ठीक न था। जमाने की बदली हवा वो बहुत देख चुकी थी। फिर भी न जाने क्यों इस समय उसका मन न माना और वो सोफे पर बैठे सिगरेट फूंक रहे तपन के पास जा बैठी। तपन ने सिगरेट बुझा दी तो विभा ने पूछा, बेटा, सुषमा को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, वो झल्लाकर बोला। कोई नई बात तो है नहीं, वो तो मैं देख ही रही हूँ, इसलिए आज पूछ बैठी। ये देख, रोज रोज की खींचतान अच्छी नहीं बेटा। अभी तुम्हारे विवाह को समय ही कितना हुआ है। अभी से दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ जाएगी तो आगे क्या होगा? विभा चिंतित सी बोली। ये सब तुम मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती माँ? कहकर तपन उठकर बाहर चला गया। जाते जाते क्रोध में दरवाजा भी जोर से ही बंद कर दिया। विभा परेशान हो उठी कि तपन को क्या होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो वे लोग उसकी रुचि के अनुसार लड़की ढूंढ पाए थे। उसने तमाम गुणों की लिस्ट बना दी थी कि लड़की सुंदर हो, खूब पढ़ी लिखी हो, घर भी संभाल सके और उसके साथ ऊंची सोसाइटी में उठ बैठ भी सके, फुहड़पन बिल्कुल ना हो, आदि आदि कुछ सोचते हुए विभा फिर रसोई में चली गई। कॉफी का पानी खौल चुका था। उसने 3 प्यालों में कॉफी बना ली। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज से वो समझ गई कि सुषमा मुंह हाथ धो रही होगी, सो उसने आवाज लगाई, सुषमा आओ, कॉफी पी लो। आई माँ जी, और सुषमा मुंह पोंछते हुए बाहर आ गई। कॉफी का कप उसे पकड़ाते हुए विभा ने उसकी सूजी आंखें देखी तो पूछा, क्या हुआ था बेटी? सुषमा सोचने लगी। पिछले पूरे 1 महीने से माँ उसके व तपन के झगड़ों में हमेशा खामोश ही रही। कभी कभी सुषमा को क्रोध भी आ जाता था कि क्या माँ को तपन से ये कहना नहीं चाहिए कि इस तरह अपनी पत्नी से झगड़ा उचित नहीं। बताओ ना बेटी, क्या बात है? विभा का प्यार भरा स्वर दोबारा कानों में गूंजा तो सुषमा की आंखें छलछला उठी। वो धीरे से बोली, बात सिर्फ ये है कि इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो? विभा बेचैनी से बोली। पति अपनी पत्नी पर विश्वास न करे, ये कभी हो सकता है भला? ये आप उनसे क्यों नहीं पूछती, जो भरी पार्टी में किसी दूसरे पुरुष से मुझे बातें करते देखकर ही बौखला उठते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से बीच पार्टी से ही मुझे उठाकर ले आते हैं। भले ही मैं आना ना चाहूँ, मैं क्या बच्ची हूँ जो अपना भला बुरा नहीं समझती? विभा की समझ में बहुत कुछ आ रहा था। तस्वीर का एक रुख साफ हो चुका था। अपनी सुंदर पत्नी पर अपना अधिकार जमाए रखने की धुन में पति का अहम पत्नी के अहम से टकरा रहा था। वो प्यार से बोली, अच्छा तुम कॉफी पियो, ठंडी हो रही है, मैं तपन को समझाऊंगी। ये कहकर विभा रसोई में चली गई। कुकर का ढक्कन खोल दाल छौंकी तो उसकी महक पूरे घर में फैल गई। तभी तपन भी अंदर आया और बिना किसी से कुछ बोले कॉफी का कप रसोई से उठाकर अंदर कमरे में चला गया। रात को जब तीनों खाना खाने बैठे
तब भी तपन का मूड ठीक नहीं था। इधर सुषमा भी अकड़ी हुई थी। वो डब्बे से रोटी निकालकर अपनी व विभा की प्लेट में तो रखती, लेकिन तपन के आगे डब्बा ही खिसका देती। एक आध बार तो विभा चुप रही, फिर बोली, बेटी तपन की प्लेट में भी रोटी निकाल कर रखो। इस पर सुषमा ने रोटी निकालकर पहले तपन की प्लेट में रखी तो उसका तना हुआ चेहरा कुछ ढीला पड़ा। खाने के बाद विभा रोज कुछ देर घर के सामने ही टहलती थी। सुषमा या तपन में से कोई एक उसके साथ हो लेता था। उन दोनों ने उसे यहाँ बुलाया था और दोनों चाहते थे कि जितने दिन विभा वहाँ रहे उसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसीलिए जब विभा ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो पाँव में चप्पल डालकर तपन भी साथ हो लिया। कुछ दूर तक मौन चलते रहने के बाद विभा ने पूछा, सुषमा को क्या तुम पार्टी से जबरदस्ती जल्दी ले आए थे? माँ, अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। सुषमा जिस व्यक्ति के साथ बातें किए जा रही थी उसके बारे में दफ्तर में किसी की भी राय अच्छी नहीं है। दफ्तर में काम करने वाली हर लड़की उससे कतराती है। अब ऐसे में सुषमा का इतनी देर तक उसके साथ रहना और ऊपर से वो नालायक भी भाभी जी करता उसके आगे पीछे ही लगा रहा, क्योंकि कोई और लड़की उसे लिफ्ट ही नहीं दे रही थी। माँ, अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या उपाय था सिवाय इसके कि मैं उसे वहां से वापस ले आता। उसे खुद भी तो अकल होनी चाहिए कि ऐसे वैसों को ज्यादा मुंह ना लगाया करे। किसी भी बहाने से वो उसके पास से हट जाती तो भला मैं पार्टी बीच में छोड़कर उसे जल्दी क्यों ले आता। तपन के स्वर में कुछ लाचारी थी तो कुछ नाराजगी। विभा मन ही मन मुस्कुराई कि सुंदर पत्नी की चाह सभी को होती है, किंतु कभी कभी खूबसूरती भी सिर दर्द बन जाती है। चलो छोड़ो, जाने दो, धीरे धीरे समझ जाएगी। तुम ही थोड़ा सब्र से काम लो। और विभा घर की ओर पलट पड़ी। विभा की सारी रात करवटें बदलते बीती। बेटा मानो उसके पति का ही प्रतिरूप बन सामने आ खड़ा हुआ था। अपने विवाह के तुरंत बाद के दिन विभा की बंद आंखों में किसी चलचित्र की भांति उभर आए। किसी भी पार्टी में जाने पर अपने पति सत्येंद्र का अपनी सुंदर पत्नी के चारों ओर मानो एक घेरा सा डाले रखना उसे भूला न था। कभी कभी सत्येंद्र के मित्रों की पत्नियां विभा को चिढ़ाते तो उसे पति के इस व्यवहार पर क्रोध भी आता, किंतु उनके खिलाफ बोलना उसके स्वभाव में न था, सो चुप रह जाती। युवावस्था के उन मादक मधुर दिनों की यादें विभा के दिल को झकझोरने लगी। कैसे थे वो मोहक दिन जब दफ्तर से छूटते ही सत्येंद्र इस तरह घर भागते जैसे किसी कैद खाने से छूटे हो। दोस्तों के व्यंग्यबाणों को वे सिर के ऊपर से ही निकल जाने देते। पहले दफ्तर के बाद लगभग रोज ही कॉफी हाउस में दोस्तों के साथ एक प्याला कॉफी जरूर पीते थे, तब कहीं घर आते थे। शादी के बाद तो जैसे दफ्तर का समय ही काटे न करता था। शाम के बाद भला सत्येंद्र कहाँ रुकने वाले थे। दोस्तों के हंसने की जरा भी परवाह किए बिना अपनी छोटी सी पुरानी गाड़ी में बैठकर सीधे घर भागते। लेकिन दोस्त भी कच्चे खिलाड़ी न थे। कभी कभी दो चार इकट्ठे मिलकर मोर्चा बांध देते और उनसे पहले ही उनकी गाड़ी के पास आ खड़े होते। तभी कोई कहता, यार बोर हो गए कॉफी हाउस की कॉफी पी पी कर, आज तो भाभी जी के हाथ की कॉफी पीनी है। इससे पहले कि सत्येंद्र हाँ या ना कहे सबके सब गाड़ी में चढ़कर बैठ जाते। इधर विभा रोज ही शाम को पति के आने के समय विशेष रूप से बन सवर कर तैयार रहती थी। ये उसकी माँ का दिया मंत्र था कि दिन भर के थके हारे पति की आधी थकान तो पत्नी का मोहक मुस्कुराता मुखड़ा देखकर ही उतर जाती है। जब सत्येंद्र मित्रों के लिए घर पहुंचता और वे सब उसकी सुंदरता सजी धजी पत्नी को भाभी जी कहकर घेर लेते तो वो अलग थलग कुर्सी पर जा बैठता। मित्र भी तो कम शरारती न थे। सत्येंद्र के मनोभाव को समझकर भी अनजान बने रहते। उधर विभा उन सब के सामने बढ़िया नाश्ता रखकर कॉफी बनाकर स्नेह से उन्हें खिलाती पिलाती। ये सब देख सत्येंद्र और कुड़ जाता। विभा स्थिति की नजाकत समझती थी और अब तक वो सत्येंद्र के स्वभाव को अच्छी तरह जान भी चुकी थी।
इसलिए वो उसके मित्रों को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर विदा करने की कोशिश करती। मित्रों के जाते ही सत्येंद्र पत्नी पर बरसते। क्या जरूरत थी उन सब की इतनी आवभगत करने की? तुम थोड़ा रूखा व्यवहार करोगी तो खुद ही आना छोड़ देंगे, लेकिन तुम तो उनके सामने मक्खन मलाई हो जाती हो। वाहवाही लूटने का शौक जो है। सत्येंद्र की कटु आलोचना सुनकर विभा की आंखें भर आती। उसमें गजब का धैर्य था। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस स्थिति में उसे कुछ भी समझा नहीं पाएगी। वो चुपचाप रात के खाने की तैयारी में लग जाती। सत्येंद्र की मनपसंद चीजें बनाती और फिर भोजन निपटने के बाद रात में जब खुश व संतुष्ट पति की बाहों में होती तो उसे समझाने की कोशिश करते हुए पूछती, अच्छा बताओ तो क्या तुम सचमुच ही अपने मित्रों का यहाँ आना पसंद नहीं करते? मैं तो उनकी खातिरदारी सिर्फ इसलिए करती हूँ कि वे ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करते हैं। उनके साथ तुम्हारा दिन भर का उठना बैठना होता है, वरना मुझे उनकी खातिरदारी करने की क्या पड़ी है? अगर तुम्हें ही पसंद नहीं तो फिर अगली बार से उन्हें केवल चाय पिलाकर ही टरका दूंगी। अरे नहीं नहीं, सत्येंद्र और भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेते। ये ठीक नहीं होगा। सच तो ये है कि जब वे सब दफ्तर में तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, दिन भर के इंतजार के बाद जब शाम को तुम मुझे मिलती हो तो फिर बीच में कोई अड़ंगा मैं सहन नहीं कर सकता। कैसा अड़ंगा भला? उसके सीने में मुंह छिपाए विभा मीठे स्वर में कहती, मैं तो सदा ही केवल तुम्हारी हूँ, पूरी तरह तुम्हारी। तुम्हारे इन मित्रों की बचकानी हरकतें तो मेरे लिए तुम्हारे छोटे भाइयों की कमी पूरी करती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे छोटे भाई होते तो वे यूं ही भाभी भाभी कहकर मुझे घेरे रहते। यही समझो कि तुम्हारे मित्रों द्वारा मेरे दिल की यही कमी पूरी होती है। चलो फिर ठीक है, अब बुरा नहीं मानूंगा, भूल जाओ सब। फिर धीरे धीरे सत्येंद्र इस सच को समझते गए कि घर आए मेहमान की उपेक्षा करना ठीक नहीं, और अब विभा का अपने मित्रों से बातचीत करना, उनकी खातिरदारी करना उन्हें बुरा नहीं लगता था। बदलते समय के साथ फिर तो बहुत कुछ बदलता गया। दोनों के जीवन में बच्चों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, जिन्हें दोनों ने एक साथ झेला। फिर कभी एक पल को भी सत्येंद्र का विश्वास न डगमगाया। विभा की आंख जब लगी तब शायद सुबह हो चुकी थी, क्योंकि फिर वो सुबह देर तक सोई रही। उस दिन शनिवार होने के कारण तपन की छुट्टी थी, सो किसी काम की कोई जल्दी न थी। मुंह हाथ धोकर जब विभा रसोई में पहुंची तो सुषमा चाय बना चुकी थी। उसे देखते ही चिंतित सी बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक है। रात नींद ही बड़ी देर से आई। सादगी से कही उसकी इस बात पर तपन और सुषमा दोनों ही सोच में डूब गए। वे दोनों जानते थे कि उनके आपसी झगड़ों से माँ का दिल दुखी हो उठता है, और मुंह से कुछ भी न कहकर वे उस दुख को चुपचाप सह लेती हैं। सुषमा के हाथ से कप लेकर विभा खामोशी से चाय पीने लगी। तपन पास आकर बैठते हुए बोला, चलो माँ, तुम्हें कहीं घुमाकर लाते हैं। कहाँ चलना चाहते हो? विभा ने हल्के से हंसकर पूछा तो तपन और सुषमा दोनों के चेहरे चमक उठे। चलो माँ, किसी अच्छे गार्डन में चलते हैं। सुषमा थर्मस में चाय डाल लेगी और थोड़े सैंडविच भी बना लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ कहते हुए सुषमा ने जब तपन की ओर देखा तो उस नजर में उन दोनों के बीच हुए समझौते की झलक थी। विभा का चिंतित मन यह देख खुश हो गया। नवंबर की धूप में गार्डन फूलों से लहलहा रहा था। शनिवार की छुट्टी होने के कारण अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आए बहुत से युवा जोड़े वहां घूम रहे थे। दिल्ली शहर के छोटे मकानों में रहने वाले मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चे खुली हवा के लिए तरसते रहते हैं। अब इस समय यहाँ मैदान में बड़ी ही मस्ती से हो हल्ला मचाते एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। बच्चों की इस खुशी का रंग उनके माता पिता के चेहरों पर भी झलक रहा था। विभा का मन भी यहाँ की रौनक में डूबकर हल्का हो उठा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि तपन और सुषमा के बीच कल वाला तनाव खत्म हो गया था और वे दोनों सहज होकर आपस में बातें कर रहे थे।
एक तरफ पेड़ की छाया में साफ जगह देखकर सुषमा ने दरी बिछा दी। ठंडी बयार में फूलों की महक घुली थी। विभा को ये सब आनंद दे रहा था। दरी पर बैठी वो मन ही मन सोच रही थी कि आने वाले दिनों में शायद तपन और सुषमा भी जब यहाँ आएंगे तो नन्हे हाथ उनकी उंगलियां थामे होंगे। ये सोचकर विभा का दिल एक सुखद एहसास से भीग उठा। अचानक सुषमा की आवाज से उसकी विचार श्रृंखला टूटी। माँ जी, ये चाय लीजिए। अचानक तपन बोला। सुषमा, वो देखो, उधर शंकर और सविता बैठे हैं, चलो ना मिलकर आते हैं। तुम हो आओ, मैं यहाँ माँ जी के साथ ही बैठी हूँ। ठीक है कहकर तपन उधर चला गया। विभा ने एक गहरी नजर सुषमा पर डाली, जो घुटनों पर सिर रखे चुप बैठी थी। चाय पीकर गिलास नीचे रखते ही विभा उसके पास खिसक आई और पूछा, तुम गई क्यों नहीं? शायद उसके दफ्तर का कोई दोस्त है। क्या फायदा माँ जी, फिर झगड़ा झंझट करेंगे। अब आप ही बताइए, इनके मित्र मुझसे बात करें तो क्या मैं अशिष्ट बन जाऊं? उनके साथ हंसकर बात करूं तो ये नाराज, और ना करूं तो वे लोग बुरा मानेंगे। मैं तो बीच में फंस जाती हूँ ना। अब तो मैं इनके साथ पार्टियों में जाना भी बंद कर दूंगी, घर पर ही ठीक हूँ। विभा कुछ देर उसके खूबसूरत चेहरे को देखती रही, जहाँ एक आहत सी अहम भावना की परछाई थी। फिर कुछ सोचकर समझाते हुए बोली, तपन तुम्हें बहुत चाहता है, इसी से उसमें तुम्हारे प्रति यह भावना है। पति के दिल की एक छत्र स्वामिनी होना तो बड़े गर्व की बात है। वो तो ठीक है। सुषमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब औरों को देखती हूँ तो लगता है कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं कि उनकी पत्नियां कहाँ किससे बातें कर रही हैं। तब तो तुम ये भी देखती हो कि वही लोग कभी कभी शराब के नशे में डूबे उनसे गलत व्यवहार भी करते होंगे। ये सब तो कभी कभी चलता है। इन पार्टियों में सभी तरह के लोग होते हैं। तो फिर अब इस बात को भी समझो कि तुम्हारे साथ किसी का गलत व्यवहार तपन को कभी सहन न होगा। विवाहित जीवन में पति का अंकुश पत्नी पर और पत्नी का अंकुश पति पर होना बहुत जरूरी है। यही एक सफल दाम्पत्य जीवन का मंत्र है, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे को गलत कामों के लिए टोक सकते हैं, एक दूसरे को सही राह दिखा सकते हैं, किंतु इसके लिए विश्वास की मजबूत नींव जरूरी है, जिसमें एक दूसरे के इस टोकने को गलत न समझा जाए, बल्कि उसके मूल में छिपी सही विचारधारा को समझा जाए। सुषमा, इस अधिकार को एक का दूसरे पर शासन मत समझो, बल्कि एक की दूसरे के प्रति अतिशय प्रेम की अभिव्यक्ति समझो। अगर तुम्हें वो सदैव अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। पति जिस स्त्री का सम्मान करता है उसका सम्मान सारी दुनिया करती है। इसे हमेशा याद रखना। इतना सब कुछ एक सांस में ही कह चुकने के बाद विभा खामोश हो गई। उसकी बातें बड़े गौर से सुनती सुषमा के सामने विवाहित जीवन का एक नया ही रहस्य खुला था कि आज के इस नारी मुक्ति युग में पति का पत्नी पर अपना अधिकार साबित करना कोई अमानवीय काम नहीं, बल्कि उसके अखंड प्रेम का संकेत है। सुषमा सोचने लगी कि न जाने उसकी कितनी सहेलियां अकेली घूमती फिरती हैं, अकेली ही पार्टियों में भी जाती हैं, किंतु सच तो ये है कि सुषमा को उन पर बड़ी दया आती है, क्योंकि अक्सर ही उन्हें किसी न किसी पुरुष के गलत व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उसके साथ तो उल्टा ही है। किसी की टेढ़ी तो क्या, सीधी नजर भी उस पर पड़े तो पति सह नहीं पाता, हमेशा ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो आज तक कभी किसी पार्टी में उसके साथ गलत व्यवहार करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बुरे से बुरा व्यक्ति भी उसके सामने आकर इज्जत से हाथ जोड़कर उसे भाभी जी ही कहता है। फिर वो खुद भी तो किसी को ऐसा ओछा व्यवहार करने का मौका नहीं देती। उसकी मर्यादा का सजग प्रहरी तो तपन ही है ना, उसका अपना तपन, जो इन पार्टियों में हर समय साए की तरह उसके साथ रहता है। अक्सर उसके दोस्त हंसते भी हैं और कहते भी हैं, बीबी को कभी अकेला छोड़ता ही नहीं। तपन उनके हंसने या मजाक बनाने की कतई परवाह नहीं करता।
ये विचार मन में आते ही सुषमा को अपने तपन पर बहुत ज्यादा प्यार आया। उसकी इच्छा तो हो रही थी कि दौड़कर जाए और दूर खड़े तपन के गले में अपनी बाहें डाल दे और कहे, अब मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। माँ जी ने मेरी आंखों से नासमझी का पर्दा उठा दिया है। तुम्हारी नाराजगी का भी सम्मान करूंगी, क्योंकि वो मेरा सुरक्षा कवच है। मेरे अब तक के व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। मन ही मन विचारों में घिरी सुषमा का चेहरा विश्वास की आभा से जगमगा रहा था। आंखों में मानो प्यार के दिए जल उठे थे। बड़ी बेसब्री से वो तपन के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा सोच रही थी कि कैसी अजीब बात है कि जब तक वो घटनाओं से खुद को जोड़े हुए थी, कुछ भी साफ देख समझ नहीं पा रही थी। जब घटनाओं से अलग होकर उसने खुद को तटस्थ किया तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसके अपने ही दिल ने पल भर में सही गलत का फैसला कर लिया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।